In this video हम ये डिस्कस करेंगे जो जापान है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अगेंस्ट किस किस टाइप के चैलेंजेस फेस करता है एंड अल्टीमेटली जो जापान है उसे सरवाइव कैसे करता है एंड जो यूरोपियंस हैं वो अराइव करना स्टार्ट करते हैं जापान में फ्रॉम अर्ली 16th सेंचुरी से एंड इनिशियली जो जापान है उसने इनके साथ इनडायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट करी जहाँ जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो जो चाइनीज़ हैं उन्हें प्रोडक्ट्स बेचते थे और जो जापानीज ट्रेडर्स हैं वो चाइना के जो ट्रेडर्स हैं उससे प्रोडक्ट लेके जाते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा धीरे धीरे जो नंबर ऑफ यूरोपियंस हैं वो भी बढ़ने लग गया जापान के अंदर। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अराइव करना स्टार्ट करती है जापान में फ्रॉम 1549 एंड बाय 1600 के आसपास जो जापान है उसमें लगभग 3 लाख के आसपास क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। पर धीरे-धीरे जो शोगुन है, जो कि उस समय रूलिंग क्लास थी, उन्होंने जो यूरोपियंस हैं, उसे एज़ अ थ्रेट देखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो यूरोपियंस हैं, वो जापान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे। बहुत सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं, उसे वेपन सप्लाई करते थे। जो कन्वर्जन है, उस कारण से जो बहुत सारे कैथोलिक्स बचे बने थे जापान में, वो जो बाकी रिलीजन है, उसके प्रति इंटॉलरेंट थी और मेनली जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जो पोप है, उसके प्रति लॉयल थी। rather than कि जापान के किंग के प्रति। एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि बिटवीन 1632 से 39 के बीच में जो थाउजेंड्स के आसपास जो जापानीज क्रिश्चियंस हैं उसे मार दिया गया। जो शोगुन है उन्होंने ज़्यादातर जो टाइज थे जापान और यूरोप के बीच में उसे उन्होंने कट कर दी। जो क्रिश्चियनिटी है उसे बैन कर दी गई। जो जापानीज हैं उन्हें ये कहा गया कि वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही वो रह सकते हैं। इसके साथ-साथ जो फॉरेनर्स थे, एक्सेप्ट सम चाइनीज़ एंड डच, वो भी लिमिटेड एरियाज़ में उसे बैन कर दिया गया कि वो जो जापान है, उसमें वो एंटर नहीं कर सकते। फ्रॉम 1192 जो जापान है, दैट वाज़ रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर जिसे शोगुन कहा जाता था वहाँ पे। किंग जो थे, उनकी एक्सिस्टेंस थी, बट किंग आप कह सकते हैं मोर लाइक ए फिगर हेड थे। उनके पास जो पावर है, वो नहीं थी। पावर मेनली जो शोगुन है, उसके हाथों में थी। एंड फ्रॉम 1603 से जो शोगुन थे वो टोकुगावा क्लैन से थे जो जापान को रूल कर रहे थे। जो शोगुन है उसके नीचे देम्यो थे जिनको आप लोकल लॉर्ड्स कह सकते हैं। और जो देम्यो है उनको जो शोगुन की परमिशन है वो हर एक चीज में लेनी पड़ती थी। चाहे उन्हें कहीं शादी करना हो, कहीं मूव करना हो, अगर उन्हें कोई कैस्टल बनाना हो, उसे रिपेयर करना हो, हर एक चीज में उन्हें जो शोगुन की परमिशन है वो लेनी पड़ती थी। और इसीलिए जो शोगुन है और जो देम्यो है उनके बीच में हमेशा ही एक हद तक टेंशन रहता था। इसके साथ-साथ जो शोगुन है, वो वहाँ का जो 1/4 के आसपास राइस ग्रोइंग लैंड था जापान का, ये भी इनके कंट्रोल में था। इसका मतलब ये पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, दोनों तरीके से डोमिनेंट थे जापान में। एंड इन्होंने जापान का जो आइसोलेशन है लगभग 1853 तक कंटिन्यू रखा। तो ईयर 1853 है, इसने जो जापान है उसके लिए हर एक चीज़ बदल दी। इधर जो अमेरिका है वो मैक्सिको से कैलिफोर्निया ले लेता है 1848 में। और इसके बाद जो अमेरिकन व्हेलिंग प्लस जो ट्रेडिंग शिप है उसका जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है पैसिफिक ओशन में। और कई सारे जो शिप्स हैं वो जो जापान के ओशन वाटर है इसके आसपास टूट जाते थे। और उस कारण से जो अमेरिकन सेलर्स हैं उन्हें जापान में रुकना पड़ता था। बट जापान की जो आइसोलेशन पॉलिसी है इस कारण से कई सारे जो अमेरिकन सेलर्स हैं उन्हें वहां मार दिया जाता था। उनके साथ पूरा ट्रीट किया जाता था। और इसीलिए जो यूएसए है वो चाह रहा था कि ये जो सेलर्स हैं उन्हें वहाँ प्रोटेक्शन मिले, उन्हें वहाँ हेल्प मिले। इसके साथ साथ अमेरिका ये भी चाह रहा था कि जो जापान है उसके साथ उसके ट्रेड रिलेशंस हो। और इस कारण से यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान भेजा 4 शिप्स लेकर के। जिसमें से जो 2 शिप्स थे वो गन बेयरिंग स्टीम पावर्ड शिप थी। और उस समय जो जापान है न ही उनके पास स्टीम शिप थी, न ही उनके पास स्टीम इंजन था। और जो कॉमोडोर मैथ्यू पेरी है 8 जुलाई 1853 को जो टोक्यो बे है वहाँ वो एंटर कर देते हैं। वो रिफ्यूज़ करते हैं कि वो लीव करेंगे ही नहीं। वो जो प्रेसिडेंशियल लेटर है वो डिलीवर कर देते हैं जापान को, जहाँ डिमांड थी कि यूएसए क्या चाहता है। और इसके साथ है ये भी कहते हैं कि अगले साल वो फिर रिटर्न करेंगे। और उस समय जो जापान है एक हद तक आइसोलेशन में जी रहा था, बट ये एक ओपन थेट था।
बट जापान के लिए जो सबसे बड़ी रियलिटी थी, जो थी कि वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो, उसमें वो एक हद तक इंफीरियर था एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। इसके बाद जो शोगुन है, उन्होंने जो लेटर है अमेरिका का, जो देमियोज़ हैं, उनमें सर्कुलेट किया, उनसे उनका ओपिनियन पूछा एंड अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जो जापान है, उसे एक हद तक टाइम बाय करना पड़ेगा। जापान अभी उतना कैपेबल नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, अमेरिका जो है, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़े। एंड इसके बाद जब मैथ्यू पेरी है, जब अगले साल रिटर्न करता है विद द नाइट शिप, जो शोगुन है, उन्होंने उनके साथ ट्रीटी साइन करी, जिसमें कहा गया कि जो 2 के आसपास जो जापानीज़ शिप है, वो हार्बर बनेगा अमेरिकन शिप्स के लिए। इसके साथ जो अमेरिकन्स हैं, उसको ह्यूमनली ट्रीट करेगा जापान। इसके साथ-साथ जो अमेरिकन्स हैं, वो जो पोर्ट्स हैं, वहाँ वो रह भी पाएँगे। अमेरिका के बाद इवन जो ब्रिटेन हो, रशिया हो, डच हो, इन्होंने भी सिमिलर टाइप के एग्रीमेंट साइन किए। इसके बाद 1858 में एक और ट्रीटी साइन की गई और ज़्यादा प्रेशर के कारण एंड इनिशियली जो जापान है, एक हद तक सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने जो ट्रेड से रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं, वो साइन नहीं करी थी। बट 1858 में इन्हें उस टाइप की ट्रीटी साइन की गई, जहाँ ट्रेड भी इन्वॉल्व किया गया। और ये जो ट्रीटी था, जापान के लिए एक ह्यूमिलिएशन की तरह था। इवन वहाँ के जो कॉमन सिटीज़न्स हैं, उन्होंने भी इसे इसी तरीके से देखा, क्योंकि सबसे फर्स्ट ये एक फ़ोर्सफुल ट्रीटी थी, जो जापान है, उसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था। इसके साथ-साथ इसमें बहुत सारे उस टाइप के क्लॉज़ थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, उसे एक हद तक फ़ेवर करती थी। जैसे अगर यूरोपियन अगर कोई है या फिर कोई अमेरिकन हो, उसने अगर जापान में कुछ किया, उस पे जापान के लॉज़ अप्लाई नहीं होंगे, उस पे जो यूरोपियन लॉज़ हैं, वही अप्लाई होंगे और इसलिए जो बहुत सारे जापानीज़ लोग हैं, उन्होंने इसे एक ह्यूमिलिएशन की तरह देखा। बट इसके बाद भी जो जापान है, उस समय उतना पावरफुल नहीं था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़े। इसलिए जो जापान है, इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जापान का जो इमीडिएट एम था, वो ये था कि जो वेस्टर्न इंट्रूजन है, उसे एक हद तक लिमिट करना और इसे ये करते कैसे थे? कई बार कुछ चीज़ें डिले कर देना, इससे जो वेस्टर्नर्स हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती थी। कई बार जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, उसे यूनिलैटरली चेंज कर देना। इसके साथ-साथ जो यूरोपियंस थी, उनकी जो अनफ़ेमिलियरिटी थी जापानीज़ नेम से, इसका भी वो कई बार एडवांटेज लेते थे। और इसके साथ-साथ इनका ये भी एम था कि जितना जल्दी हो सके जो जापान है, उसे एक हद तक मिलिटरीली पावरफुल बनाए एंड इसीलिए उन्होंने जो वेस्टर्न शिप्स हैं, गन्स हैं, ये खरीदनी स्टार्ट करी। अपनी जो मिलिट्री है, उसे मॉडर्नाइज़ करनी स्टार्ट करी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसे बाहर भेजा गया, यूरोप हो, अमेरिका हो, जहाँ वो इंजीनियरिंग हो, लॉज़ हो, वो पढ़ाई करे। इसके साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट फॉर बारबेरियन सेटअप किया गया, जहाँ जो यूरोपियंस हों, अमेरिकन बुक्स हों, इसे ट्रांसलेट किया गया जापानीज़ लैंग्वेज में। बट इन सब चेंजेस ने जो जापान है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी। धीरे-धीरे जो उनका एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया। जो देम्यो हैं, वो चाह रहे थे उनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, वो ज़्यादा हो। उनको जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें अच्छी खासी पार्टिसिपेशन हो उनकी। इसके साथ-साथ जो मर्चेंट क्लास हैं, जो शोगुन की मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड पे, उसे वो अपोज़ कर रहे थे। इसके साथ-साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो और भी चाह रही थी कि जो जापान है, उन्हें और भी ज़्यादा एक्सेस दे। कई सारे जो डोमेन्स हैं, लाइक सत्सुमा हो और जो चोशु हो, वो एक-दूसरे से लड़ रहे थे और इन सब कारणों से जो जापान है, बहुत सारे न्यू-न्यू चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट कर देता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था, वो इस चीज़ को लेकर के था कि क्या जो वेस्टर्नर्स हैं, उसे अभी एक्सपेल किया जाए या फिर वेट किया जाए कि जापान जो है, जब तक पावरफुल नहीं हो जाता। कई सारे ऐसे लोग थे, जो चाह रहे थे कि जो वेस्टर्नर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, उसे अभी एक्सपेल किया जाए। जैसे 1859 में बहुत सारे जो समुराई हैं, उन्होंने इस टाइप की चीज़ करनी स्टार्ट करी कि जो वेस्टर्नर्स हैं, उसे वो असैसिनेट करेंगे। और इसके थ्रू उसे वो एक्सपेल करेंगे जापान से। इसके साथ-साथ 1860 में नाओसुके उसे बेहेड कर दिया गया क्योंकि जो वेस्ट है उसके साथ वो ट्रीटी की डिमांड कर रहा था। इन 1862 एक 20 ईयर ओल्ड इंग्लिश मर्चेंट चार्ल्स रिचर्डसन उसे अटैक किया गया, उसकी हत्या कर दी गई।
और वो कहा गया ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो सत्सुमा के डेमो के जो फादर थे, उसे उन्होंने उस टाइप की रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और इसके बाद जो ब्रिटेन है, वो अपॉलजी हो, एग्ज़ीक्यूशन हो, वो डिमांड करता है कि जिन्होंने इस टाइप की चीज़ करी है, उसके अगेंस्ट जो जापान है, वो एक्शन ले। बट जब 1 साल तक कुछ नहीं होता, उसके बाद जो ब्रिटेन है, वो अटैक करता है। ब्रिटेन की जो वॉरशिप हैं, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करनी स्टार्ट करी। उन्होंने जो सत्सुमा का कैपिटल था, कागोशिमा, उसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और लगभग 1500 के आसपास जो सत्सुमा के सोल्जर्स हैं, उसे उन्होंने मार दिए। के बाद 1863 में चोशु जो कि एक और डोमेन था, चोशु के जो कोस्टल गन है उन्होंने जो वेस्टर्न शिप्स हैं उस पे फायर कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने जो होन्शु और जो क्योशु आइलैंड है उसके बीच में जो गेट है उसे भी उन्होंने क्लोज कर दी। उसके 1 साल बाद 17 के आसपास ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिकन और डच वॉरशिप हैं, उन्होंने जो कोस्टल गन्स हैं उसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो दोनों इंसिडेंट है, उसने इवन जो हॉटहेड्स थे जापान में, उसे भी कन्विंस कर दिया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। सबसे फर्स्ट जो जापान है, उसे मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा और उसी के बाद वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके अगेंस्ट लड़ सकता है। इसी बीच में इधर जो फॉर्मर शोगुन है, उनकी डेथ हो गई 1866 में। इसके बाद जो फॉर्मर एम्परर है, उनकी 1867 में और इन्हें सक्सीड किया इनके 15 साल के लड़के ने। इसी बीच में इधर जो डोमेन्स थे लाइक सत्सुमा हो, चोशु हो, उन्होंने कॉन्स्पायर किया। जो एम्परर के ग्रैंडफादर थे उनसे, उन्होंने जो इंपीरियल कोर्ट का सपोर्ट था फॉर शोगुन, इसे उन्होंने वापस ले ली। इसके बाद इन्होंने 3 जनवरी 1868 को जो गेट है ऑफ इंपीरियल सिटी क्योटो, इसे इन्होंने सीज किया। इसके बाद इन्होंने वहाँ पे जो काउंसिल है, उसे बुलाई और उसके बाद उन्होंने ये कहा उसे कहने के लिए कि जो शोगुन का राइट है ऑन लैंड एंड ऑन पावर, उसे ख़त्म कर दिया गया। इन सिंपल वर्ड जो शोगुन का रूल है, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रहा था जापान में, उसे ख़त्म कर दिया गया। और यही जो इवेंट है, उसे कहा जाता है मेजी रेस्टोरेशन, जहाँ जो शोगुन का रूल है, वो ख़त्म किया गया और जापान में जो किंग का रूल है, फिर से वापस लाया गया। जो शोगुन थे, उन्होंने जो डिफीट है, वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया। बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो न्यू रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट थे और इस कारण से जो जापान है, उसमें सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। उन 2 ग्रुप्स के बीच में, जो न्यू रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे और जो ओल्ड रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली जो न्यू रिजीम है, वो सिविल वॉर जीत जाती है। एट लास्ट जो नॉर्दर्न आइलैंड है, होक्काइडो, उसे डिफीट किया गया 1869 में। और उसके बाद जो इवन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी जो न्यू गवर्नमेंट है, उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेती है। बट जो मेजर रेस्टोरेशन की रेलेवेंस है, वो इसमें नहीं है कि जो किंग की रूल है, उसे रिस्टोर किया गया। इसकी जो सबसे बड़ी रेलेवेंस है, वो इस चीज़ को लेकर के है, जिस टाइप के जो चेंजेस हैं जापान ने इस बीच में किया। जो मेजी एरा है, वो 1868 से 1912 तक चला, जिस बीच में जो जापान है, उसने मैसिव चेंजेस किए। जो मेजी रेस्टोरेशन है, उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उनके अलग-अलग आइडिया थे। बट अल्टीमेटली जो मेजी लीडर्स हैं, उन्होंने 3 चीज़ पे डिसाइड किया कि सबसे फर्स्ट जो जापान है, उतना कैपेबल नहीं है कि अभी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके अगेंस्ट लड़े। इसीलिए अभी जो वेस्टर्नर्स हैं, उसे एक्सपेल नहीं कर सकता जापान। इसके साथ-साथ दूसरा कि जो जापान है, उसके जो बहुत सारी अनइक्वल ट्रीटी साइन करवाई है, उसे रिवाइज़ करना है। बट इसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि जापान को सबसे फर्स्ट मिलिटरली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, जापान को अच्छा खासा पावरफुल होना पड़ेगा। इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो जापान है, हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो, कल्चरली हो, किसी और एस्पेक्ट में हो, चीज़ों को एक हद तक आइडेंटिफ़ाई करेगा और उसके बाद बहुत सारे जो यूरोपियन प्रैक्टिसेज़ हैं, वो अडॉप्ट करेगा या कई बार उसे मॉडिफ़िकेशन के साथ एक्सेप्ट करेगा। जिससे एक हद तक जो जापान है, वो बेहतर हो सके। इन मिलिट्री उन्होंने जो ओल्ड रिजिम जो बहुत सारे वेपन्स खरीद रही थी, उसे तो उन्होंने कंटिन्यू रखा ही, बट इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे जो वेपन्स हैं, वो खुद बनाने स्टार्ट किए। जैसे जब जापान को बैटलशिप की ज़रूरत थी, उन्होंने
सबसे फर्स्ट जो ब्रिटिश शिपयार्ड है, उसे कमीशन किया कि उनके लिए वो डिज़ाइन करे, उनके लिए वो बिल्ड करे और उसके बाद उसे एज़ अ मॉडल यूज़ करके 3 और के आसपास जो बैटल क्रूज़र है, वो उन्होंने बिल्ड कर ली। जो जापान है, उन्होंने बहुत सारे जो फ्रेंच प्लस जर्मन सोल्जर्स हैं, उसे इनवाइट किया कि जो जापानीज़ सोल्जर्स हैं, उसे वो ट्रेन करे। इसके साथ-साथ जब फ्रांस और जो प्रशिया है, उसके बीच में वॉर हुई, इन्होंने 2 ऑब्ज़र्वर को भेजा कि देखो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से लड़ती है। एंड अल्टीमेटली इन्होंने जो अपनी आर्मी है, उसे जर्मनी के वे में मॉडल किया और जो नेवी है, उसे ब्रिटेन के वे में। क्योंकि उस समय जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, वो जर्मनी की थी और स्ट्रॉन्ग जो नेवी थी, वो ब्रिटेन की थी। इन एजुकेशन इन्होंने बहुत सारे जो वेस्टर्न स्कूल टीचर्स हैं उसे इनवाइट किया कि वहाँ वो टीच करे, एडवाइस करे कि जो एजुकेशन हो वो किस टाइप की हो। जो एलिमेंट्री स्कूल है वो इस्टेब्लिश की गई 1872 से। इसके बाद जो पहली यूनिवर्सिटी है वो बनी 1877 में और जो मिडिल स्कूल है वो भी स्टार्ट हो गई 1881 से। सबसे फर्स्ट इन्होंने जो अपना एजुकेशन है उसमें फ्रेंच मॉडल यूज़ किया। इसके बाद वो अमेरिकन मॉडल पे शिफ्ट कर गए एंड अल्टीमेटली इन्होंने जो जर्मनी का मॉडल है वो एक्सेप्ट किया। इन लॉज एंड जस्टिस इन्होंने जो वेस्टर्न स्टाइल कोर्ट्स एंड जजेस हैं उसे इंट्रोड्यूस करनी स्टार्ट करी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ 1875 में। जो उन्होंने जो अपना क्रिमिनल कोड है प्लस जो कमर्शियल लॉ कोड है उसमें जर्मनी का मॉडल यूज़ किया और जो सिविल लॉ कोड है उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जो इंडिजीनियस लॉ कोड्स हैं उन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों को यूरोप हो, अमेरिका हो, वहाँ भेजा गया कि वहाँ की जो फैक्ट्री है, वहाँ जो ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ विज़िट करें, देखें कि वहाँ चीज़ें काम कैसे करती है। वहाँ बहुत सारे लीडर्स से मिले वो एंड अल्टीमेटली इन्हें कहा गया कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस टाइप से काम करती है, जिससे जो जापान है, एक हद तक कुछ चीज़ें सीख सके। इसके साथ-साथ जो फ्यूडलिज़्म है, वो ख़त्म किया गया। इसमें सबसे फर्स्ट जो 4 देम्यो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सत्सुमा और जो जोशु है, इन्हें कहा गया कि जो अपने लैंड है, प्लस जो अपने लोग हैं, उसे एम्परर के नाम करे और इसके बाद जो बाकी डोमेन्स हैं, उसे ऑर्डर दी गई कि ये भी सेम चीज़ें करें। एंड इनिशियली जो देम्योस हैं, उन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया एंड अल्टीमेटली 1871 में इनसे जो गवर्नरशिप की जो पोजीशन है, ये भी वापस ले ली गई। जापान ने जो सबसे फर्स्ट रेलवे रोड्स हैं वो बिल्ड करी 1872 में एंड बाय 1890 के आसपास यहाँ पे 2250 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइन थी। जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट करी इन्होंने 1873 से एंड बाय 1880 के आसपास इन्होंने जो मेजर सिटीज़ हैं उसे लिंक कर लिया था टेलीग्राफ लाइन से, जो कि उस समय कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके साथ-साथ उन्होंने जो प्राइवेट फ़र्म्स हैं, जो प्राइवेट बिज़नेसेस हैं, उसे एनकरेज करी। वो उनको बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट किए। इसमें जो हेल्प है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई जब जापान ने वेस्टर्न स्टाइल जो बैंकिंग सिस्टम है, उसे इंट्रोड्यूस करी 1882 में और इसके बाद जो जापान है, वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़ करना स्टार्ट करता है। एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो जापान है धीरे-धीरे बेहतर होने लग गया। इनिशियली जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था उसके जीडीपी में, उसकी इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा था। बट धीरे-धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होने लग गया। बाय 1828 तक जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो गया। इसके साथ-साथ जापान की इनिशियली जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम थी। पर धीरे-धीरे 1912 तक जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो लगभग 500 मिलियन येन के आसपास पहुंच गया। बट ये जो चेंजेस हैं इसके साथ-साथ जो जापान की जो माइंडसेट है उसमें भी चेंज आने लग गया। जो न्यू एजुकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनलिज्म हो, सैक्रिफाइस हो, इसे इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसमें इन्हें कहा गया कि अगर जापान यूनाइट नहीं होगा, तो जो बाकी पावर्स हैं, वो एक हद तक डिस्ट्रॉय कर देगी जापान को, उसका फ़ायदा उठाएगी और धीरे-धीरे जो जापान के लोगों का जो माइंडसेट है, इन सब कारणों से चेंज होने लग गया।
जापान इनिशियली एक इनवर्ड लुकिंग कंट्री था, एक हद तक आइसोलेटेड आइसोलेटेड सा रहता था। बट धीरे-धीरे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके तरह बिहेव करने लग गया, बाहर देखने लग गया। ये सोचने लग गया कि जो बहुत सारे न्यू कंट्रीज़ हैं, उसे अपनी कॉलोनीज़ बनाए, बहुत सारे लैंड एक्वायर करे और इसीलिए 1874 में इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा ताइवान में। इसके बाद 1879 में जो जापान है, उन्होंने जो ryukyu आइलैंड्स हैं, उसे एनेक्स कर लिया और 1894-95 में जो जापान है, उसने ताइवान को भी एनेक्स कर लिया। इसी बीच में इन्होंने जो चाइना है, उसके साथ भी वॉर लड़ी, उससे जीता भी। जापान की जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, वो 1904-5 में आई, जब उन्होंने जो रशिया है, उसे हरा दिया। इसके बाद इन्होंने जो 1905 में जो कोरिया है, उसे अपना प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर किया। बाय 1910 के आसपास इन्होंने जो कोरिया है उसे भी एनेक्स कर लिया और उनका जो कोरिया में रूल है वो उतना ऑप्रेसिव था कि आज भी जो कोरिया के लोग हैं उनके अंदर एक हद तक गुस्सा है जापान के प्रति। जापान ने 1937 में जो चाइना है उस पर अटैक किया और वहाँ जो चीज़ें उन्होंने करी वो पूरी दुनिया आज भी याद रखती है। चाइनीज सिटीजन्स को मारा, वहाँ की जो वुमेन्स हैं उसका रेप किया एंड अल्टीमेटली जो वर्ल्ड वॉर टू है उसमें उन्होंने जो जर्मनी और जो इटली है उसका साइड चुना। उन्होंने 1941 में जो यूएसए है उस पर अटैक किया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हम सबको पता है कि अल्टीमेटली जो न्यूक्लियर वेपन है इससे अटैक कर दिया जो यूएसए है उसने जापान में, जिस कारण से अल्टीमेटली जो जापान है उस वॉर को हार जाता है। जो जापान है वो हमारे लिए लेसन है इन मैनी वेज। उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए प्लस ये मेक श्योर करने के लिए जो कंट्रीज हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करे, जो हो सका वो किया। उन्होंने जो बहुत सारे जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। बहुत सारे जो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस हैं उससे इन्होंने अडॉप्ट कर ली। अगर उन्हें कुछ लगा कि वो उनके कंट्री के लिए बेहतर होगा, उनके सर्वाइवल के लिए बेहतर होगा, उसे बेहतर बनाएगा, उसे उन्होंने अडॉप्ट कर ली। रेदर देन बीइंग ऑब्सेस्ड विद देयर कल्चर, जो कि इनिशियली जापान टू सम एक्सटेंट था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी कंट्री के लिए कि अगर किसी दूसरे कंट्री के कल्चर में या किसी और एस्पेक्ट में कोई चीज़ें बेहतर है, उसे एक हद तक अडॉप्ट कर लेना, कई बार इवन मॉडिफिकेशन के साथ ही, जिससे अल्टीमेटली जो आपकी कंट्री है वो एक हद तक बेहतर हो। दूसरा लेसन ये ले सकते हैं कि जो जापान है, उनके जो मेजी एरा के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी लिमिटेशन समझी और इसी हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन है वो लिए। बट कुछ रिफॉर्म्स के बाद और इनिशियली कुछ जो सक्सेस है, उसके बाद जो जापान है, वो एक हद तक ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो जो यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, उसके अगेंस्ट चला गया, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट उन पे नेगेटिव ही पड़ा। इसके साथ-साथ एक और चीज़ की जो इनिशियली जो जापान है, वो जो वेस्टर्न इम्पेरियलिज़्म है, उसका आप कह सकते हैं विक्टिम था। बट अल्टीमेटली जो जापान है, खुद ही इम्पेरियलिस्ट बन गया और जिस टाइप की चीज़ें करी उन्होंने कोरिया में, जापान में, वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस था। अनदर लेसन हम ले सकते हैं कि जो क्राइसिस हैं, उसका फ़ायदा उठाना। जैसे जिस समय जापान क्राइसिस फेस कर रहा था, उस समय चाइना भी अलग-अलग टाइप के क्राइसिस फेस कर रहा था, मेनली बिकॉज़ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। पर जिस लेवल पे जो जापान है, वो बाउंस बैक करता है, जो चाइना है, वो नहीं कर पाया। तो जो क्राइसिस है अगर आपकी कंट्री के पास आए, उसका फ़ायदा उठाना, मैसिव चेंजेस करना, जिससे आपकी जो कंट्री है, उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, वो बेहतर हो, कंट्री स्ट्रॉन्ग हो। एंड अल्टीमेटली ये कि आइसोलेशन जो है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी नहीं। जो इनिशियली जो जापान है, जब उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, उसने अपने आप को आइसोलेट किया और इससे वो जो प्रॉब्लम है, उसे बस डिले कर पाया। इवेंचुअली उन्हें वो फेस करना ही पड़ा।